आपको आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जिसने अपनी 14 वर्षों की कड़ी मेहनत से अपने आप को इस काबिल बनाया है। जी हाँ, युवा दिलों की धड़कन इंजीनियर नलिन सिंह। नलिन सिंह राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। नलिन सिंह ने बहुत कम आयु में लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। इंजीनियर नलिन सिंह के सामाजिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंजीनियर नलिन सिंह जी को सम्मानित भी किया। सबसे पहले आमंत्रित करूंगा नलिन सिंह को, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फार्मर बन गए, फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय योगा क्रांति मोर्चा के। 10,000 से ज्यादा युवकों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रोत्साहित किया, 1 लाख पेड़ों को जीवन दान दिया। आपको बता दें, इंजीनियर नलिन सिंह यहाँ भी रुके नहीं, थके नहीं। समाज को प्रेरित करने के लिए नलिन सिंह जी द्वारा सशक्त बालक सशक्त भारत नाम से योजना भी चलाई गई, जिसमें कुपोषित बच्चों को पोषित आहार मिल सके। सशक्त बालक 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 सशक्त बालक। इंजीनियर नलिन सिंह ने 10,000 से ज़्यादा युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं युवा दिलों की धड़कन इंजीनियर नलिन सिंह जी और राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वरीय न्यूज़ में। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से अपने क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों के एक तरीके से प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं और लाखों युवा इनको देख के सुनने के बाद इनकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं और ये एक समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। अब हम पूछते हैं इन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में शुरुआत की समाज सेवा के क्षेत्र में। धन्यवाद। किस तरीके से आप इस समाज सेवा के क्षेत्र में आए, थोड़ा हमें बताएंगे क्या किस तरीके से? देखिए, 2006 से शुरुआत की हमने सामाजिक कार्यों की और उसी क्रम में युवा क्रांति मोर्चा नाम से संगठन बनाया। उसका मकसद था कि मेरा मकसद था कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की जा सके, क्योंकि ज़रूरतमंद की मदद करना एक परमात्मा का काम है, ईश्वर का काम है। और अगर हम किसी की मदद करते हैं तो कहीं ना कोई हमारी मदद के लिए ज़रूर खड़ा होता है। और यही क्रम है, यही सिस्टम है, यही निज़ाम है उसका जो चल रहा है, आदि अनादि काल से चल रहा है। तो इसी परंपरा को, इसी क्रम को, इसी सिस्टम को हम लोग लेके चले हैं कि लोगों की मदद कीजिए और आपकी मदद करने वाला ईश्वर है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आपके मन में विचार आया सेवा भाव का, किस उम्र से आया आपके मन में ये विचार? जो देखिए, बचपन से मैंने देखा था, पिताजी किसान यूनियन में थे और किसानों की समस्याओं का निदान करते थे। बहुत सारे लोग आते थे। दादाजी पहलवान थे और पंचायतें काफ़ी सारी करते थे। वो गांव के मुअज्जिज़ जिम्मेदार व्यक्ति थे। तो वो सब चीज़ें मैं देखता आया, बचपन से देख के ही बड़ा हुआ मैं। तो जब आप देखते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कार आ ही जाते हैं। अच्छा, लगभग उस समय आपकी उम्र कितनी होगी? मैं जब से मैंने होश संभाला तब से मैं समझता हूँ 6 या 7 साल का होऊंगा मैं। मुझको खूब ध्यान है जब किसानों की समस्याओं का समाधान पिताजी के द्वारा होता था, या कोई पंचायत दादाजी करते थे, किसी का झगड़ा है, किसी का मसला है, तो वो मैं देखता था। उसको देख के मुझे ये भाव आते थे। बड़े बड़े अच्छे लोग आते थे, बड़े अधिकारी भी आते थे घर पे, और अच्छे सांसद, विधायक और उस समय के वो लोग भी आया करते थे, मंत्री वगैरह। तो उनको सबको देखता था, सारी चीज़ें देखता था। मेरे मन में ये भाव आया कि हाँ, लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और लोग को कि अगर आप समस्याओं का समाधान करते हैं तो वो खुश भी होते हैं और कहीं ना कहीं वो किसी और की समस्या का समाधान कराने का प्रयास भी करते हैं। इससे एक सकारात्मक संदेश आता है। आप किसी की मदद करते हैं तो निश्चित तौर पे आप उसको तैयार कर देते हैं कि आप, वो व्यक्ति भी किसी की मदद करें। अच्छा, लगभग आपको कितना समय हो गया, कितने साल हो गए आपको समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हुए? मुझे लगभग 14 साल हो गए। 14 साल से निरंतर प्रयासरत हूँ कि कुछ अच्छा कर सकूँ, इस अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा देकर जा सकूँ और कुछ लोगों को प्रेरित कर सकूँ ताकि वो अच्छा करें। क्योंकि 2006 से आप काम कर रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने किस तरीके से लोगों की, समाज की सेवा की है, इसके बारे में? देखिए, रक्तदान के द्वारा, पेड़ लगाकर, और जो गरीब बच्चियों की, जो बेटियां थीं, उनकी शादी में कुछ मदद करके,
किसी के इलाज में मदद करके। और एक हमने कन्या प्रोत्साहन धनराशि की का एक हमने चलाई थी योजना कि अगर किसी गरीब परिवार में, कुछ गांव चिन्हित किए थे, अगर किसी बेटी का जन्म होता है तो हम लोग 1100 रुपये और एक मिठाई का डिब्बा दे के आएंगे, ताकि उस परिवार को अच्छा फील हो कि बेटी का जन्म हुआ है, वो वैसे ही खुश हो जैसे बेटे के जन्म पर होता है। और ऐसे बहुत बड़ी श्रृंखला है सामाजिक कार्यों की जो हमने इस दौरान की। और जितनी मदद हम जिस रूप में भी लोगों की कर सकते थे, हर तरह से लोगों की मदद करने की कोशिश की। और ये 14 साल लोगों की मदद, ज़रूरतमंदों की मदद करते करते निकले हैं। और लोगों की मदद करने का आगे भी हमारा ये प्रयास है कि जितना अधिक से अधिक हम लोगों की मदद कर सकें, उतना अधिक से अधिक लोगों की मदद। अच्छा, ऐसा कोई पल आपको याद है जो आपने सबसे पहले किसी की सेवा की हो? ऐसा कुछ याद है किस तरीके से आपने किसी की सेवा की? ऐसा बहुत बार हुआ कि ऐसा कई बार हुआ कि एक बार मैं जा रहा था तो मैं जैकेट पहन रखी थी और एक व्यक्ति मैंने देखा ठुठुरता हुआ था, तो मैंने अंदर स्वेटर भी पहन रखा था, तो मुझे मेरा काम चल जाता हाफ स्वेटर से, तो मैंने वो जैकेट उसको दी। एक बार एक व्यक्ति था, वो कुछ सामान लेके जा रहा था, उसका बैग जा चुका था, बिल्कुल फट चुका था, तो मैंने अपना बैग दिया। इस तरीके से बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हुई कि मैं एक बार जा रहा था अपने लिए कुछ सामान खरीदने, किसी को ज़रूरत थी तो मैं वहीं से लौट आया, मैंने वो पैसे उसको दे दिए। तो ऐसे ऐसे बहुत बार हुआ। अब मैं याद रखना भी नहीं चाहता इन बातों को, क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल वाली सोच अब रखते हैं हम लोग। बस इतनी कोशिश करते हैं कि हाँ, सामने वाले को, लोगों को प्रेरित कर सकें, समाज में एक सार्थक और अच्छा संदेश दे सकें। जब आपने ठिठुरते हुए व्यक्ति को अपनी जैकेट दी तो आपको कैसा फील हुआ? उस समय कैसा अनुभव हुआ था? मुझे सच में बिल्कुल ठंड नहीं लगी, फिर मुझको बहुत अच्छा फील हुआ। और ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ। एक बार एक व्यक्ति की ट्रेन छूटने वाली थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, हड़बड़ा रहे थे, तो उनको टिकट दिलवाया। तो ऐसे ऐसे बहुत छोटी, अब तो मुझे याद भी नहीं, बहुत सारी बातें मैं भूल भी चुका हूँ, भूलना भी चाहता हूँ। बस एक मैसेज है लोगों के लिए कि आप अच्छा कीजिए, आपके साथ अच्छा होगा निश्चित तौर पर। अच्छा, इस समय 2020 चल रही है और 14 साल आपको लगभग हो चुके हैं समाज की सेवा करते हुए, तो अब इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी के प्रकोप से जो है परेशान है, तो इस समय आप लोगों की किस तरीके से सेवा कर रहे हैं? देखिए, इस समय हमारी रक्तदान की सेवा चल रही है, क्योंकि ब्लड देने से लोग बाग डर रहे हैं इस समय कि ब्लड बैंक जाएंगे तो मुझको कोरोना ना हो जाए, कोई समस्या ना आ जाए। तो हमारे साथी बहुत सारे लगातार रक्तदान कर रहे हैं। हमने 2-3 शिविर भी लगाए इस दौरान, और लगातार रोज़ ब्लड डोनेशन के थ्रू हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ज़रूरतमंदों के लिए दवाइयों का इंतज़ाम, उनके लिए जो हम पैसा दे सकते हैं, और जो रास्ते में चलते हुए राहगीर थे उनकी हम लोगों ने खाने से और रुपए से जो मदद कर सकते थे वो की। और जहाँ हमें लगा कि गरीब तबका है, वहाँ पर पैसे से और भोजन से और उनकी दवाइयों से और जिस तरीके से हम लोग सेवा कर सकते थे, हमने तन मन धन से की। अच्छा, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग जो है रक्तदान के नाम से ही घबराते हैं, रक्तदान करना नहीं चाहते हैं, अगर किसी ज़रूरतमंद को कभी आवश्यकता होती है तो उनको क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं? या मतलब मैंने देखा है कि अब तो काफ़ी जागृति आई है, पर शुरुआत जब थी तो बहुत आदमी डरता था, बहुत लोग डरते थे। और मैं समझता हूँ मैं कितनी बार ब्लड दे चुका, मुझे कोई कमज़ोरी नहीं आई। आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, आपको लगेगा नहीं कि मतलब ब्लड देने से कोई दिक्कत होती है। और आपके शरीर की बीमारियां भी निकलती हैं, टेस्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस सी था, उनको पता ही नहीं था, पर उन्होंने ब्लड दिया तो पता चला बीमारी का। वो लीवर उनका डैमेज होने से बचा, उन्होंने दवाई ली और वो ठीक भी हुए। तो ब्लड देने से आपके नए सेल्स जनरेट होते हैं। कहीं कोई ब्लड देने से आज तक नहीं मरा। ब्लड की अधिकता होने से और गाढ़ा होने से लोग हार्ट अटैक और न जाने कितनी बीमारियों से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं, विदा हो जाते हैं। तो ब्लड देने से बॉडी अच्छी रहती है, आपकी सारी जितनी नर्व्स हैं, सेल्स हैं, वो नए बन जाते हैं। नसों में ब्लॉकेज होगा वो ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। आपका शरीर एकदम नया हो जाता है। जैसे बाइक में आप मोबिल ऑयल डालिए और उसको 2 साल तक चलाइए, तो जब उसकी सर्विस के टाइम से ज़्यादा आप चलाएंगे तो धुआं ज़्यादा देगी। ऐसी बॉडी है। अब बॉडी का मोबिल ऑयल है, इसको आप चेंज करिए, नया बनेगा, ज़्यादा बनेगा। और आप, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, आप बना सकते नहीं इसको, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाए। तो ये सबसे बड़ा दान है, रक्तदान महादान है। और मैं सबको कहना चाहूँगा कि रक्तदान कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। अगर आप सक्षम हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत हिचकिए। ये अच्छा काम है और आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, निश्चित होगा। अच्छा, समाज के जो गरीब लोगों की आप सेवा कर रहे हैं, किस किस तरीके से आप सेवा करते हैं? उन लोगों के बारे में, उन परिवार के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो कृषि का कार्य करते हैं, किसान हैं
और परेशान होकर कभी कभी आत्महत्याएं कर लेते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, बहुत दर्द देखा है मैंने किसानों का, क्योंकि पिताजी किसान यूनियन में थे तो किसान ही आते थे अपनी समस्याएं लेके। किसी के पैर में चप्पल नहीं होती थी, किसी का कुर्ता फटा हुआ होता था, किसी की धोती में छेद हुआ करते थे। तो ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो परेशान, बिल्कुल चेहरे पे सिलवटें हैं। तो मैं शुरू से देखता चला रहा हूँ किसान के साथ ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ कि उसको उसकी फसल का कभी समय पर भुगतान नहीं हुआ, कभी उसको उस नज़र से देखा ही नहीं गया कि ये अन्नदाता है। लोगों ने कहा तो कि अन्नदाता ये पेट भरता है, परंतु किसी ने उसके असल दर्द को नहीं समझा। 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, ठीक है। इतने सालों में मैंने देखा कि बड़ी सरकारें आईं, बड़े लोग आए, बड़ी गई, परंतु किसानों के असली दर्द को कोई समझ नहीं पाया, उनकी पीड़ा को। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर हम और आप उनकी कुछ भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में किसान की फसल काम आई। अगर आज हमारा देश कृषि प्रधान नहीं होता तो मैं समझता हूँ कितनी बड़ी समस्याओं से हमको जूझना पड़ता। तो किसान की फसल, किसान के बागों में उगने वाले आम, अमरूद और बहुत सारी सब्जियां हमने खाई, हम लोगों ने, सबने। तो कहते हैं ना कि जिसका खाओ उसका थोड़ा तो गुण गाओ, थोड़ी तो उसकी बात करो। तो किसानों की दर्द को, तकलीफ़ को थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। नौजवानों से मेरी अपील है कि जो किसान परिवार में हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनके पिता को क्या समस्या है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि फिल्मी गाने, फिल्मी ट्रेलर्स, फिल्मी तरीक़ों को छोड़ के एक बार अपने पिता की परेशानी को समझें जो किसानी कर रहा है। उसके साथ बैठें कि कितना कर्जा है, कितनी मुसीबतें, कितनी मुश्किलें, उनको समझें, उसका कुछ समाधान करने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सारे मैंने नौजवान देखे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं कि खेती में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे पिताजी कैसे कर रहे हैं, हम लोग, हमारे बुज़ुर्ग कैसे खेती को आगे लेके जा रहे हैं। तो खेती को बचाइए, किसानों के पास बैठिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, जो समाधान कर सकते हैं वो कराने की कोशिश कीजिए। अच्छा, संगठन के द्वारा आप किसानों की समस्याओं को किस तरीके से दूर कर रहे हैं, थोड़ा देखिए, मैं प्रयास करता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो थोड़ी सी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये फ़ायदा है कि जो मॉल्स में ना, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मॉल्स में स्टॉल्स लगे होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक फूड होता है, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ें महंगे दाम पे ले लेते हैं लोग। ऑर्गेनिक गुड़ होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर ऑर्गेनिक कुछ हम उगाएंगे तो वो, मतलब जो बड़ा किसान है, छोटे किसान की मैं बात नहीं कर रहा, छोटे किसान को तो बहुत मुश्किल है, एक बड़ा किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है। मतलब अपने खेत में, और बिना पेस्टिसाइड्स और बिना दवाइयों के, बहुत ज़्यादा केमिकल्स के बिना खेती करें। बहुत सारे लोग मैंने देखा है विदेशों में, मेरा भाई एक छोटा नीदरलैंड में, तो वो बता रहा था कि यहाँ गन्ने का जूस पैकेट में मिलता बंद, तो उसकी कीमत भी काफ़ी है। अब हमारे यहाँ गन्ने का गिलास 10 रुपये में मिल जाता है। तो हाँ, हमारे यहाँ सीरा जो होता है, गन्ने से सीरा बनता है जैसे और गन्ने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जैसे शराब बनती है, जो कि बहुत महंगी बिकती है। तो ऐसा नहीं है कि किसानों को किसान अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन ले आए। बड़े किसान, छोटा किसान धीरे धीरे सही होगा, आगे बढ़ेगा, और बड़े किसान अगर थोड़ी शुरुआत कर दें तो खेती किसानी को एक प्रोफेशन बना लें। मानो मैं अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा तो फिर मैं अपने खेत से, मैं वायदा करता हूँ, अगर जो कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करे उसकी मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा, और उसकी फसल अगर 3 साल में प्योर ऑर्गेनिक हो जाती है, अगर ऑर्गेनिक हो जाती है तो उसको बिकवाने का पूरा प्रयास करेंगे खेत से ही। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हमको ऑर्गेनिक फूड मिले, हमको बिना केमिकल, बिना जहर की सब्जी मिले, बिना जहर का अनाज मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं, जिससे लोग स्वस्थ रह सकें और प्लस किसान को अच्छा दाम मिलेगा, बहुत वाजिब और बहुत अच्छा दाम मिलेगा। आप तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं कि जो फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर गलत कमेंट्स करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं और फिर कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए, उनके बारे में आप क्या कहें? देखिए, एक ही ज़िंदगी है, सबके पास 24 घंटे हैं। अब आपको देख लो कैसे खर्च करना है। ज़िंदगी तो आइसक्रीम की तरह पिघल रही है, आपको कैसे इसको यूज़ करना है आप देखिए। और नौजवानों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने देश में न जाने कितने संघर्ष करके तब ये देश स्टैंड हुआ है, कितनी सारी परेशानियाँ, कितनी सारी दिक्कतें रहीं। आज हमारे सामने कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बहुत बड़ी, कोरोना का टाइम है, ये भी निकल जाएगा। तो अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ फ़ोन को लेके बैठे हुए हैं और निरर्थक काम कर रहे हैं सारे, फ़ोन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ग्रोथ कर लेते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा लेते हैं। बहुत से लोग लगातार उसमें नेगेटिव कमेंटिंग और अपने टाइम को वेस्ट करते हैं।
तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने समय को बिल्कुल व्यर्थ ना करें, सार्थक कदम उठाएं, सार्थक दिशा में काम करें। क्योंकि देखिए, ये आपको जो जीवन मिला हुआ है, इसका अगर आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया, इसका अधिकतम उपयोग नहीं किया, तो एक दिन तो जाना है सबको, ये तय है। अगर हम और आप इसका सार्थक उपयोग कर लेते हैं, इसे सही दिशा में लगा लेते हैं, तो हमारा, हमारे परिवार का, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का विकास हम कर सकते हैं। और एक ही व्यक्ति परिवर्तन लाता है, और हो सकता है वो व्यक्ति आप हों, या हो सकता है आपके मित्र भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इतिहास एक ही व्यक्ति रच देता है, एक ही व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हम सबको अपनी छुपी हुई ताकत को समझते हुए अच्छे कामों में लगें। सोशल मीडिया तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा युवा अपना भविष्य बना सकते हैं, मगर फिर भी जो है कुछ लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उनका ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आप? देखिए, मेरा जो कहना है वो ये है, मैं पॉजिटिव साइड देखता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छे काम करते हैं, अच्छी कोशिशें करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे मैं ऐसे लोग जानता हूँ, अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय को ख़राब कर देते हैं। तो जो समय को ख़राब कर रहे हैं, उनको एक ही संदेश है कि आप थोड़ा चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, देखिए कि ज़िंदगी जा किस दिशा में रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने पहले क्या किया, मैंने अब क्या किया। अपने आप को कंक्लूड करके देखें, आपको अपने आप स्वतः ही एक आपको दिशा मिल जाएगी, आपको एक मार्ग मिल जाएगा, आपको एक विकल्प मिल जाएगा, एक विचार मिल जाएगा कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, तो मुझको सही जाना चाहिए। और बस यही मेरा संदेश है। अच्छा, आप अपने संगठन के द्वारा भविष्य में लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, समाज के लिए? ऐसा कुछ नया आपने प्लान कर रखा है? अभी तो 2020 चल रही है और इस समय महामारी भी चल रही है, देश के अंदर बीमारी है, तो आगे के लिए आपने क्या सोचा है जो युवाओं के लिए बहुत अच्छा हो सके, उनके भविष्य के लिए अच्छा हो सके और समाज के लिए अच्छा हो? जी देखिए, मुझे 14 साल का अनुभव हो गया, और इस अनुभव के आधार पर मैं एक बात कह सकता हूँ बहुत संजीदगी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि कोई भी चीज़ ना बाहर से नहीं बदल सकती। मानो मैं कोई अच्छा विचार बोलूं और उसको सुने कोई और वो बदल जाए, ऐसा बहुत कम होता है। इंसान बदलता उदाहरण से। मानो कि मैंने कोई अच्छा काम किया तो वो दिखा लोगों को, तब बदले लोग। अगर मैं बोलूं तो बोलने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मेरा जो कहना है वो ये है कि कोई भी चीज़ अंदर से बदलती है। बाहर से मानो कोई मकान है, जब तक उसे अंदर से नींव नहीं बन के आएगी, ईंटें नहीं लगेंगी, तब तक उस पर प्लास्टर और पेंट नहीं कर सकते। तो कोई भी विकास अंदर से होता है। और अब मेरा जो अगला एजेंडा है, अगला जो मेरी थीम है, वो स्पिरिचुअलिटी को लेके है, मोटिवेशन को लेके है। और ऐसी वर्कशॉप्स हम लोग कराएंगे, स्पिरिचुअल वर्कशॉप, कि युवाओं के गुस्से को ठंडा किया जा सके, शांत किया जा सके, और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जा सके, जो कि मेडिटेशन के बिना, ध्यान के बिना, आध्यात्मिकता के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। ये मेरा अपना तजुर्बा है। क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान, आध्यात्म और अच्छी काम में आपकी ऊर्जा जब लगती है तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आता है। गलत काम में आप अपनी ऊर्जा बहाओगे तो गलत रिजल्ट आएगा। जैसे हम कॉपी में जैसा लिख के आएंगे वैसे ही तो एग्जामिनर नंबर देगा। जैसा हम मानो हमने आम का पेड़ लगाया, तब हम उम्मीद कर सकते हैं आम का फल खाने की, और अगर हमने बबूल का पेड़ लगाया तो कांटे आएंगे। तो हम जैसा जीवन को देंगे वैसा यूनिवर्स हमको वापस करता है। तो मेरा बस अब ये कोशिश है कि लोगों को किसी तरीके से उनको स्पिरिचुअली और मेडिटेटिवली उनके दिमाग को शांत किया जाए और उनको सही दिशा में तभी हम लगा सकते हैं। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि वर्कशॉप्स हम लोग करें जैसे माहौल ठीक हो, और ताकि स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सके लोग। स्पिरिचुअल से मेरा मतलब है मेडिटेशन से, उनके विचारों को, उनके मन के अंदर शांति हो, सकारात्मक ऊर्जा बहे और अच्छी दिशा में उनकी ऊर्जा लगे। अच्छा, युवाओं की शिक्षा के बारे में आपका क्या है? आगे क्या करने वाले हैं युवाओं की शिक्षा के लिए? उनको क्या मार्गदर्शन करने वाले हैं? देखिए, शिक्षा ज़रूरी है, किताबें ज़रूरी है, किताबें पढ़ना, डिग्रियां लेना, पर जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं आएंगे, मतलब हुनर नहीं आएगा, तब तक आप कितनी भी बड़ी डिग्री लेके बैठे हों, आपको काम नहीं आता होगा, तो मैं समझता हूँ कि कोई वैल्यू नहीं उसकी। तो बड़ी डिग्री होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बड़ा मकान बनाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बड़ी गाड़ी लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा होते हैं विचार, बड़ी होती है सोच, बड़ी होती है समझ। तो मेरा कहना है कि एजुकेशन बड़ी विद्यालय से लेने, महाविद्यालय से लेने से कोई ग्रोथ नहीं होती जब तक आपकी सोच, आपके विचार बहुत अच्छे नहीं और बड़े नहीं हैं। तो बस मेरा इतना युवाओं से कहना है
कि शिक्षा पद्धति में NCERT छोटे लेवल पे NCERT की किताबें आएँ और NCERT की बुक्स को मैंडेटरी कर दिया जाए। ये तो 1 से लेकर 12 तक हो, नर्सरी से लेकर 12 क्लास तक। और जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, जगह जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की जगह सरकारी महाविद्यालय होने चाहिए, ताकि लोगों का खर्चा कम से कम हो सके। क्योंकि आजकल किसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, इतनी महंगी फ़ीस है। मानो 25,000 रुपये एक सेमेस्टर के हैं, 50,000 रुपये 2 सेमेस्टर के हो गए, 1 साल के हो गए। ये मिनिमम बता रहा हूँ, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एक किसान आदमी एक सामान्य काश्तकार नहीं कर सकता। तो सरकारी यूनिवर्सिटी बनेगी, नॉर्मल फ़ीस होगी। तो अधिक से अधिक सरकारी यूनिवर्सिटियाँ बननी चाहिए, ताकि ये शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ है वो रोका जा सके, ताकि और आम आदमी अफोर्ड कर सके, उसकी रीच में हो। मानो अब सरकारी यूनिवर्सिटी में इतनी फ़ीस नहीं होती, तो सरकारी यूनिवर्सिटियों की क्वालिटी अच्छी की जाए और अधिक से अधिक सरकारी विद्यालय महाविद्यालय खोले जाएं, उनका स्तर अच्छा किया जाए, ताकि एक आम आदमी भी वहाँ तक पहुँच सके। शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। इस पे बहुत सारे देशों में हमने देखा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होता है, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री होती है। और फ्री की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कि इतनी हो कि आदमी को उसके लिए बहुत संघर्ष ना करना पड़े, अपना जीवन दांव पे ना लगाना पड़े अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपना जीवन दांव पे ना लगाना पड़े अपने मरीज का इलाज कराने के लिए। मतलब सब कुछ प्रॉपर्टी ना बेचनी पड़ जाए। और एक को सही करते हुए, मान लो तीमारदार होता है कोई किसी मरीज़ का, वो उसको ठीक कराते कराते खुद बीमार हो जाता है। इतनी चिंता होती है, इतना महंगा इलाज, इतनी महंगी एजुकेशन सिस्टम, कैसे आदमी सोच के डर जाता है। बस मेरा यही है कि एक आखिरी सवाल है आपसे। लाखों युवा जुड़े हुए हैं देश भर के। राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा की तरफ से ऐसा कुछ आने वाले समय के लिए कुछ ऐसा लाना चाहते हैं जिससे उनकी बेरोजगारी भी दूर हो सके, ऐसा कोई कार्य करने वाले हैं आप? देखिए, बेरोजगारी दूर तब होगी जब हम में हुनर होगा। और हुनर सबसे बड़ी चीज़ है ना। हम अगर छोटा काम भी करें, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि लोगों को ये बताएं कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं, आप बस शुरुआत कीजिए, जो आपको सही लगता है कीजिए, खाली हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठिए। बेरोजगारी बढ़ती यूँ है कि छोटी जॉब मैं करूँगा नहीं, बड़ी मुझको मिलेगी नहीं, छोटा काम मैं करूँगा नहीं, बड़ा मुझको मिलेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ी कमी हम लोग कर जाते हैं, जो मैं देखता हूँ कि छोटा से शुरुआत कर दो। छोटे से ना जाने कितने लोग बड़े हुए। धीरू भाई अंबानी जी का उदाहरण था कि पेट्रोल पंप पे काम करते थे और आज कितना बड़ा एम्पायर खड़ा है, उनके बेटों ने खड़ा किया। ऐसे बड़े सारे उद्योगपति, बड़े सारे आप आइडियाज़ लीजिए, बड़े सारे उदाहरण लीजिए, जिन्होंने बड़ा पैसा कमाया और बड़े नाम बनाया। तो वो छोटे काम से जो हम शर्म करते हैं, ये हमको छोड़नी पड़ेगी। काम कोई भी छोटा नहीं है, काम कोई भी बड़ा नहीं होता। काम होता है, और उसको जब आप शिद्दत से करेंगे तो आप देखेंगे कि मुझ में ग्रोथ हो रही है। सबसे बड़ी कमी है कि हम सोचते हैं कि हमको कोट पैंट पहन के, सूट वूट पहन के हमको चेयर पे बैठने वाली नौकरी मिले, हमको फील्ड में घूमने वाली ज़्यादा मेहनत वाली नौकरी ना मिले। तो मेहनत से कतराएंगे हम और आलस अपने अंदर भरेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हमको छोटा बड़ा कुछ भी पकड़ के शुरुआत कीजिए। बहुत विकल्प हैं। पैसा कहते हैं लोग सड़कों पे पड़ा है, ग्रोथ बड़े आराम से हो जाती है, पर आपको कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। छोटा ही बड़ा बनता है, तो छोटे से न डरें, छोटा काम से न डरें, छोटी नौकरी से न डरें, शुरुआत करें और एक दिन मंजिल सबको मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात कही है। आगे युवा बढ़ें और आपसे भी आगे जुड़ें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा संगठन को आगे चल के काफ़ी बड़ा बने। बहुत धन्यवाद।